नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के दैनिक कार्यक्रम सोशल पंचायत में। आज हम पंचायत करेंगे यूपीएससी के लेटरल एंट्री पर। आज हम देखें तो आज देश बंद है एक आरक्षण के मुद्दे को लेकर। लेकिन एक और आरक्षण का ऐसा मुद्दा है जिस पे देश की राजनीति का धुरी बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर। विपक्ष इस वक्त केंद्र सरकार पर हमलावर है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार SC ST और OBC का आरक्षण खत्म करना चाहती है यूपीएससी में लेटरल एंट्री के थ्रू। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, सौरभ जी और सैफ। तो हम आज जानेंगे कि सबसे पहले तो हम सौरभ जी से ये जानना चाहेंगे कि ये लेटरल एंट्री होता क्या है, कैसे इसकी भर्ती प्रक्रिया है, और भी जो चीज़ें इसमें सामने निकल कर आ रही है। सब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। तो कैसे आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्या सच में बीजेपी चाहती है कि आरक्षण खत्म हो? जी गौरव, अगर ये हम लेटरल एंट्री की बात करें तो इसमें जो भर्ती प्रक्रिया ये ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से इसमें आया है। हाँ, एक साथ 45 वैकेंसी आया जिससे लोगों की नज़र में आया, और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि इससे कहीं OBC SC और ST समाज के जो लोग हैं उनका बहिष्कार होगा। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि आरक्षण का जो एक तरीका है उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी वैकेंसी में 3 लोगों की वैकेंसी है, अगर 3 ही लोगों की वैकेंसी, तो वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता। अगर 3 लोगों से ज़्यादा लोगों की जरूरत है तो वहाँ पर आरक्षण का नियम लागू होता है। अच्छा, हाँ, हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीनस्थ आने वाली कोई भी नौकरियां जिसमें आरक्षण का प्रावधान होता है उसमें रोस्टर 13 लागू होता है। हाँ। रोस्टर 13 वो होता है जिसमें हर चौथी नौकरी OBC के लिए आरक्षित होती है, हर 7वीं नौकरी SC वर्ग के लिए आरक्षित होती है, हर 10वीं नौकरी EWS के लिए आरक्षित होती है और हर 14वीं नौकरी ST वर्ग के लिए आरक्षित होती है। जिस प्रकार से लेटरल एंट्री के थ्रू 45 वैकेंसियां आई हैं, अगर हम ऐसा देखें तो इसमें अगर आरक्षण का प्रावधान दिया जाए तो 6 नौकरियां, हाँ, लेकिन उसमें भी एक नियम है कि अगर जैसे मैंने 45 एक ही डिपार्टमेंट की, हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ने एक इसमें चालाकी करते हुए, हाँ, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट में कई डिपार्टमेंट को मिला के, 3 है, तो इस पे इसलिए इस लेटरल एंट्री वाले इशू पे भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर 13 लागू नहीं होता है। लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इसमें भर्ती डायरेक्ट की जा रही है कि वो सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा हो, ग्रेजुएट हो, वो ऐसे लोगों को, हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसकी अहर्ता भी बहुत वो नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री, सिर्फ ग्रेजुएट हो जाना। तो ये बताइए, मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि जब अहर्ता ही इतनी कम है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ ग्रेजुएशन, तो वो व्यक्ति एक्सपर्ट कैसे हो सकता है किसी विषय संबंधित? एक तो ग्रेजुएशन दिया है आपने, उम्र रखी है 45 ईयर्स। अब इस योग्यता के साथ में बहुत आसानी से मेरे हिसाब से आज भारत में काफी ज्यादा संख्या ऐसी लोगों की होगी, हाँ, जो ये अर्हता पूरी करते हैं। आप इसमें भर्ती प्रक्रिया की आप पारदर्शिता क्या तय रखेंगे, क्योंकि आपका ये अर्हता बहुत आराम से पूरा कर लेंगे। आप क्या क्वालिटी होगी वो बड़ा मैटर करता है कि आप किसको भर्ती करेंगे। अब सरकार यहाँ मनमाने तरीके से किसी को भी अपने यहाँ पे बैठा सकती है किसी डिपार्टमेंट में। अब चूंकि नौकरी 3 साल से लेकर 5 साल तक की है, उसके बाद चूंकि 5 साल जब वो कोई काम करेगा, मान लिया कि मेरी सरकार है और मैं चाहता हूं कि मैं किसी को लेटरल एंट्री के तौर पे एंट्री दिलाता हूं, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जैसे 5 साल की ये नौकरी है, बिल्कुल। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट घराने से आते हैं, जैसे आप किसी विशेषज्ञ हो और आपको अगर लेटरल एंट्री के थ्रू अगर आपको आयोग में जगह मिल जाती है, फिर आपकी 5 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है, तो आपको आगे भी तय करना है। अगर आपकी उम्र 45 साल है और आप 5 साल होने में 50 साल होगी, 50 साल के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप चीजें छोड़ के घर बैठ जाएंगे। अगर आपके पास योग्यता है तो आप आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मान ले कि मेरी सरकार है, हाँ, और मेरे अजीज मान लिया गौरव है, हाँ, तो मैंने लेटरल एंट्री के तौर पे गौरव को ही, हाँ, उसमें एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। अब गौरव ये चाहेंगे कि भविष्य में हम ऐसी इसमें कोई चीज रणनीति बनाएं, हाँ, जो भविष्य में हमारे व्यवसाय पर फायदा करे। तो वो 5 साल में तो ऐसी रणनीति बना के चले जाएंगे, हाँ, और फिर वो जब वो निकले तो इससे उनका ही फायदा होगा। अच्छा, जो नौकरियां निकली भी हैं, जो पदें आई भी हैं, वो उस लेवल की हैं कि विभाग में फैसले वहां से शुरू होते हैं। बिल्कुल। आप देखिए सेक्रेटरी की, डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी की है, सचिव की है,
डायरेक्टर की है। तो मतलब विभाग में जो फैसले आने शुरू होते हैं वो इन्हीं पदों से आने शुरू होते हैं। इसीलिए मेन दिक्कत है कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ऐसे में तो सरकार केवल अपने खास लोगों को भर्ती करेगी और वो लोग अपने हिसाब से इसमें तय करेंगे, प्रारूप रेखा तैयार होगी जो उनको 5 साल बाद फायदा मिलेगा। आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि मनमोहन सिंह लेटर एंट्री के तौर पर एंट्री करते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो ऐसे ही जब लोग इंटरेस्ट मतलब इसमें एंट्री करेंगे, रघुराम राजन एग्जाम्पल हैं, ये साले सैम पित्रोदा को इन्होंने एंट्री करवाया कांग्रेस की तरफ से। ऐसे तमाम लोग जब एंट्री करते जाते हैं आप देखिए उनकी कहाँ थे वो और वो कहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से अगर मेरा कोई अजीज है डायरेक्ट उसको यूपीएससी लेटर एंट्री मैंने करवा दिया तो एक बहुत बड़े ओहदे पर वो भर्ती हो गया। योग्यता क्या है उसकी, वो ग्रेजुएट है और 45 साल का उम्र पार है। इतनी योग्यता के आधार पर हमने उसको लेटर एंट्री करा के इतना बड़ा पोस्ट दे दिया जहाँ पे वो उस डिपार्टमेंट के रूपरेखा तैयार करेगा कि आगे इसमें कैसे जाना, हमें क्या करना, जहाँ पे एक प्लान तैयार हो रहा है। तो ये भर्ती थोड़ी सी पारदर्शी नहीं है, जिसको लेकर सवाल उठना भी चाहिए और उठ भी रहा है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। भर्ती पहले तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने के जो तरीका है वो तो कोई एक मैटर करना चाहिए कि केवल इतनी योग्यता कि आप ग्रेजुएट हैं, क्या ग्रेजुएट आदमी और 45 साल का आदमी इसको पूरा करेगा, एक सेक्रेटरी बन सकता है? ये बड़ा सवाल है। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि हम देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर होकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो उसमें जब 17 तारीख को देखिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है, फिर 20 तारीख को क्रमिक विभाग के मंत्री जो है जितेंद्र सिंह वो यूपीएससी के चेयरपर्सन को वो पत्र लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सार्वजनिक जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण निहित हो, आरक्षण लागू हो। तो कैसे देखते हैं आप? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आज जो कल पत्र आया था जितेंद्र सिंह का, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो सार्वजनिक नौकरियां हैं उसमें आरक्षण लागू हो, सबके लिए जो प्रावधान है। फिर सवाल वो है कि जब 2018 में एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की, वो जब सेक्रेटरी को जब पत्र लिखते हैं यूपीएससी के राकेश गुप्ता को, तो उन्होंने कहती हैं कि इसमें स्वतंत्र निकाय से, राज्य सरकार से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी एक्सपर्ट को आप ला सकते हैं। तो उस समय क्या ये सोच नहीं था? गवर्नमेंट तो उस समय भी बीजेपी की ही थी। तो कैसे देखते हैं आप इसको? गौरव, हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये सरकार और पिछली 2 बार की मोदी गवर्नमेंट बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास बहुमत थी और इस बार उनके पास बहुमत नहीं है। ये सहयोगी दल पे चलने वाली सरकार है। तो सरकार का जो यूटर्न है, ये यूटर्न क्यों हुआ पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि सरकार ने यूटर्न किस लिए लिया। सरकार ने यूटर्न इसलिए लिया क्योंकि बिहार से जो है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। अच्छा, एक चीज और भी है कि जिस प्रकार से मुखर होकर सहयोगी दलों जैसे चिराग पासवान देख लीजिए, केसी त्यागी को देख लीजिए, जीतन राम मांझी को देख लीजिए, जिस हिसाब से मुखर होकर आज से पहले जो 10 साल पहले 10 साल की जो गवर्नमेंट, उसमें भी ये सहयोगी दल के तौर पे थे, लेकिन उस समय इतने मुखर नहीं थे। आप देखिए उस समय बीजेपी के पास वो मैजिकल नंबर था। आप देखिए कि किस प्रकार से चीजें देखिए बदल चुकी हैं। पिछले 10 सालों अगर हम देखें तो कोई जिम्मेदार मंत्री आकर सफाई नहीं देता था। आज के समय में जो नंबर है वो बीजेपी के पास है नहीं, तो बीजेपी जानती है कि उसे अपने सहयोगी दल की ज़रूरत है सरकार 5 साल चलाने के लिए, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। हालांकि इस बार विपक्ष के पास भी एक अच्छा खासा नंबर है और विपक्ष काफ़ी मजबूत है, इसलिए विपक्ष दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर और विपक्ष के साथ सहयोगी दल से भी बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान मिला है। तो जो यूटर्न है, ये यूटर्न सरकार ने अपने सहयोगी दल को देखते हुए लिया, वरना मुझे नहीं लगता कि सरकार पावर में होती पिछली 2 बार की तरह तो सरकार इस तरीके से यूटर्न लेती। क्या लगता है सौरभ जी आपको कि राहुल गांधी का जो इस समय बढ़ता हुआ कद है, क्यों 17 तारीख को वैकेंसी है, 18 तारीख को उनका ट्वीट आया, उसके बाद देखिए राहुल गांधी के बाद चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद लगातार जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे दिखाई देती हैं राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए, उससे क्या लगता है कि राहुल गांधी के जो हाल के दिनों में बढ़ता कद है या फिर जो जैसे उनको एलओपी बनाया गया, जिस प्रकार से उनका एक सर्व सामान्य जैसे उनको अपना लिया है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं बैकफुट पे जिस हिसाब से केंद्र सरकार दिख रही है, कहीं ना कहीं इस पे या तो फिर ये मैजिकल जो नंबर की बात कर रहे थे सैफ की, जो 32 सीटें कम रह गई, उसकी वजह से सरकार को यू टर्न लेना, क्योंकि दूसरी दफा है पिछले 1-1.5 महीनों की हम बात करें, चाहे SC/ST रिजर्वेशन जो क्रीमी वाला था उस पर बात करें या फिर लेटरल एंट्री की बात करें, क्योंकि आज से पहले हमने पिछले 10 साल का भी शासन देखा है, इतने बैकफुट पे कभी भी नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कभी नहीं गई है कि अपने और इतने कम दिनों में चीजों को वापस कर लेना। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि अक्सर अभी क्या हो रहा है कि अभी वो बिल्कुल सैफ जो बात कर रहे हैं कि मैजिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आज गठबंधन के
अकॉर्डिंग ही सरकार चलानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बात की मजबूरी तो है, नहीं तो पहले भी गठबंधन के जो सदस्य थे कई बातों में विरोध करते थे, लेकिन वो आवाज़ें सुनी नहीं जाती थी, चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि आज चिराग पासवान चाहे SC/ST क्रीमी लेयर आरक्षण वाला है, उसमें भी बोल रहे हैं कि उसमें भी वो सही बात कर रहे हैं कि ठीक है JPC गया है और इसमें विचार होना चाहिए। हाँ। इस वाले मामले में भी, लेटर एंट्री मामले में भी चिराग पासवान ने U-टर्न का स्वागत किया कि ठीक है, इसमें विचार होनी चाहिए। लेकिन इस वाले का, इसमें जो रोक लगाई गई है इसमें, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रोक लगा तो दी गई है, अब इसमें क्या होगा। इसमें कोई कमेटी नहीं बनी है कि जो जांच कमेटी बनेगी, कोई इसकी प्रक्रिया को फिर से और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, इसमें ऐसे लोगों को भर्ती करने का एक तरीका बदला जाएगा। बस इसमें विज्ञापन रोक लगा दिया गया कि अच्छा भविष्य में हम हो सकता है कि धीरे धीरे भर्तियां हो भी जाएं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी भर्तियां लेटर एंट्री के थ्रू हुई हैं। इस बार ज़्यादा हाईलाइट में इसलिए आया क्योंकि एक साथ 45 भर्तियां निकलती हैं। जहाँ तक RTI के जो अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें RTI के थ्रू इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया था कि 59 लोग अभी भी हैं जो लेटरल एंट्री के थ्रू काम कर रहे हैं अभी केंद्र सरकार या ऐसे विभागों में। बिल्कुल। अब आप बताइए गौरव, क्या उनके में जो आज ये राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष को कहा जा रहा है आरक्षण का, क्या उसमें लागू हुआ है? नहीं, क्योंकि वो एक साथ भर्ती नहीं हुई थी। एक दो भर्तियां होती रही, किसी को पता भी नहीं चला। आज जब 45 भर्ती आती है तो लोगों को दिखता है कि यार अचानक से 45 लोग सरकार में उन ओहदों पे जा रहे हैं डिपार्टमेंट में जो नियम बनाएंगे, कायदा तय कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे अब इस तरीके से चलेगा, इस डिपार्टमेंट में इस तरीके से काम होंगे। तो आज नजर गई है, लेकिन इस पर सवाल तो बहुत पैस उठता है कि सैम पित्रोदा को मतैया या मनमोहन सिंह या जिन लोगों का नाम है, ये लोग फिर भी एक मान लीजिए कि अच्छे काबिल लोग रहे हैं जिनको उस पोस्ट पे बैठा के समझ में आता है। लेकिन जो सबसे पहला मतलब अगर हम इस पूरे तरीके देखें प्रोसेस के थ्रू जो सबसे पहली लेटरल एंट्री हुई थी वो साल 2018 में हुई थी। फिर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो था, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस का कांसेप्ट है। देखिए अश्विनी वैष्णव जब सामने आए उन्होंने ये बातें कही और इस बात पे काफी फजीहत भी हो रही है कि ऐसा नहीं, अगर उन्होंने प्रस्ताव बनाया था उस समय प्रस्ताव को मनमोहन सरकार ने नामंजूर भी कर दिया था। अगर आपको कांग्रेस सरकार ये कांसेप्ट इतना पसंद कब से आने लगा? हाँ, अब अचानक से पसंद आने लगा कॉन्सेप्ट, जब आपके हित में है। ये तो वही बात होगा, मैं पूर्ववर्ती सरकार का ये एजेंडा हमको अच्छा लगा, हमारे फायदे का, हमने लागू कर दिया। जो बेकार लगा, भाई कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि आर्टिकल 370 रिमूव हो, आपने क्यों रिमूव कर दिया? 3 तलाक के मामले में कभी नहीं कांग्रेस ने विरोध किया था, आपने उसको खत्म कर दिया। हर चीज तो आप कांग्रेस के, ऐसा तो नहीं कांग्रेस हर चीज चाहती थी, वही चीज आप कर रहे हैं। आज अचानक आपको कांग्रेस का फैसला आने लगा, आप कहने लगे 70 सालों में कांग्रेस ने डुबा दिया देश को, उसके फैसले नहीं सही रहे। आज आप एक फैसला जब अपने फायदे के लिए देख रहे हैं, आप 45 लोगों की भर्ती कर रहे हैं लेटर एंट्री के थ्रू, तो आप कह रहे हैं इसका प्रस्ताव तो कांग्रेस ने पास कर दिया था और उसने भर्ती भी कर दी, लेकिन उस वक्त में मनमोहन सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव पे रोक भी लगा दी गई थी। 2005 में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2005 में एक आर करके कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता वीरप्पन मोइली कर रहे थे, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन के नाम से जाना गया। उसमें एक सुझाव दिया गया था कि ये होनी चाहिए विभागों में ऐसे करने, अगर तो हमारा जो विकास होगा विभागों का, चाहे जो जमीनी हकीकत तक जो विभाग के द्वारा जो चीज़ें योजनाएं लाई जाएंगी, क्या बता वो धरातल पर दिख सके। हालांकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इस पे बहुत सोच विचार नहीं किया और उसको जस का तस रहने दिया। हाँ, लेकिन वही है, मेन समस्या यही है कि जो योग्यता तय रखी गई है वो बहुत ही कम है, और इस आधार पे किसी को इस जगह उस पोजीशन में बैठाना, जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा पोजीशन है। केवल ग्रेजुएट होना और 45 साल की उम्र को पार कर लेने से और वो उसको वहाँ पे आप बैठा देते हैं। समाज में प्रतिष्ठा है, क्या है, उसकी रिकॉर्ड क्या है। अब जैसे आप मान लें मनमोहन सिंह और इन सबको मान लेते हैं अगर, तो ये लोग फिर भी काबिल थे। लेकिन अगर मान लिया मेरा अजीज कोई ऐसा है जो 45 साल और ग्रेजुएट है, तो मैं उसको बैठा सकता हूँ कि ठीक है, वो अपने हिसाब से कानून वहाँ पे तय करेगा, वहाँ पे लोगों को सलाह देगा। अब वो लोग सलाह देने के लिए, इसीलिए इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है, इसलिए इस पर लगातार रोक लगती रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका मनोबल बहुत लो हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बच्चे सोचिए कितना गहन अध्ययन करते हैं, रात दिन एक करके पढ़ते हैं। यहीं हमारे हमसे कुछ ही दूरी पर मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर है। वहाँ बच्चों की जब हम मेहनत देखते हैं कि बच्चे कैसे रात दिन एक करके पढ़ते हैं, और जब उनको पता चलता है कि हमारे आयोग में, जिस आयोग के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें 45 सीटें, हालांकि जब अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि ये यूपीएससी का मात्र 0.5% सीट ही है। आप बताइए 5%, 0.5% ही है, लेकिन तब भी 45 बच्चे आते कि नहीं आते? नहीं, वो ये तो ना कहीं बच्चों के मनोबल को लो करा जा रहा है। मैं यही हर बार कह रहा हूँ कि बात यही है कि जिस तरीके से यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के बच्चे आकर के उस पोजीशन पहुंचते हैं, तो कम से कम जो इसमें
वहाँ पे बैठाया जाए। अच्छा, एक चीज है, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे तो यही चीज नहीं समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति जब ग्रेजुएशन उसकी अर्हता है, हाँ, वो कैसे किसी विषय का विशेषज्ञ हो सकता है। और दूसरी चीज कि जब बच्चे लबुझाने जाते हैं, उनको देश भर का नॉलेज दिया जाता है। कई बार होता है कि आप बीटेक कर रहे हैं, हाँ, आप यूपीएससी पास किए, वो बीए कर रहे हैं, वो यूपीएससी पास कर ली, सबका ट्रेनिंग तो एक ही जगह होता है ना। तो जब ट्रेनिंग जब एक ही जगह होती है तो सिखाए सबको एक ही चीज जाता है। वो देश भर की जगहों पे भौगोलिक रूप से देखता है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखता है, सारी चीज़ों को गहन अध्ययन करता है, तब जाके उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ऐसे ही नहीं साल भर 1.5 साल जो एक प्रावधान है ट्रेनिंग का, वो सारे कैसे पूरा होता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, इसमें इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लाने का सरकार का मंशा क्या है? यही इसी पे सवाल उठ रहा है और ये वाकई में गलत है, चाहे वो 0.05% हो। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो काबिल आदमी है उसके लिए उसका हक मारा जा रहा है। तो इस पे बिल्कुल सही बात है, रोक लाना चाहिए। हाँ, जैसे आप सांसदों की नियुक्ति करते हैं ना कि 543 सांसद आपके जनता सेलेक्ट करती है, 2 सांसद राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं, एंग्लो इंडियन। इस हिसाब से कि ये राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। चलो 1-2 बंदे जो आपको लगते हैं कि देश में उस तरीके से काम कर रहे हैं वाकई में, उनको आप पोस्ट कर दीजिए, वो समझ में आता है। ऐसा तो प्रावधान है भी। हाँ, लेकिन ये वाला जो प्रावधान लाएगा ना, ये बहुत गलत प्रावधान है कि केवल योग्यता आप ग्रेजुएट लेकर के आए और यूपीएससी पास करने वाला लड़का जो यूपीएससी क्लियर करता है उसकी काबिलियत के बराबर आप तुलना कर देंगे कि ग्रेजुएट पास करके 45 साल की उम्र का आदमी उसको सलाह दे रहा है, उसके साथ चर्चा कर रहा है उस बात पे। तो ये बहुत मुश्किल बात है। ऐसी भी चीज नहीं कि जो बाबू वगैरह का पद हो। हाँ, आप सीधे जो सेक्रेटरी बना रहे हैं, शायद उसको रिपोर्ट करने के लिए 4-5 यूपीएससी टॉपर जो होंगे, आईएएस होंगे, वो उसको रिपोर्ट करेंगे। हाँ, तो ये बड़ी मुसीबत की बात है कि ऐसे पोजीशन पे बैठाना है वो गलत है। तो आज जिस प्रकार, धन्यवाद आप दोनों का, आज जिस प्रकार से देश में लेटरल एंट्री को लेकर राजनीति गरमाया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं छात्रों में भी एक प्रकार का रोष है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन सवालों के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सवालों का जवाब मेरे साथियों ने बखूबी दिया। लेटरल एंट्री क्या होती है वो बखूबी समझाई गई, रिजर्वेशन कैसे लागू होते हैं नौकरियों पे वो समझाई गई, किन प्रावधानों के जरिए कैसे इन प्रोसेस है लेटरल एंट्री का वो समझाया गया। तो मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियो और ऐसे ही अच्छे फैक्टफुल नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।